दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूँ ही व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस के संध्या पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की 77वीं जो संध्या है उस पर देश बहुत हर्षोल्लास से इस गणतंत्र दिवस को मनाया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को लागू किए जाने के उस दिन हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में भव्य समारोह होता है। देश के सामरिक, आर्थिक, सामाजिक ताने बाने, औद्योगिक ताने बाने का विकास का प्रदर्शन होता है। उसमें मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं। इस समय की मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कास्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला नाउडेट लेयन थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर पूरे देश को शुभकामनाएं दी। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने शुभकामनाएं दी, मुख्यमंत्रियों ने शुभकामनाएं दी। लोगों ने अपनी गली मोहल्ले में बहुत हर्षोल्लास से ये मनाया। कहा जाता है कि जो समाज और देश अपने विकास का, अपने इतिहास का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और समसामयिक देशों से अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ता है, वहाँ विकास की रफ्तार थम जाती है, दिशा भ्रमित हो जाती है। निरंतर प्रवाह होना चाहिए। जैसे हमने कहा, भारत का एक आदर्श था, भारतीय संस्कृति की राम राज्य के बारे में कल्पना की थी। गांधी जी से लेकर, तिलक से लेकर सुभाष चंद्र बोस, सारे लोगों ने ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की थी जिसमें कहा था दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं केवल। इस राज्य में नागरिकों को किसी प्रकार का शारीरिक, सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक किसी प्रकार का दुख न हो, परस्पर प्रीति रहे। क्या हम इस दिशा में बढ़े? नहीं बढ़े। दूसरी तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि बुलाया। हम उस यूरोपीय देशों की तुलना भी अपने देश में तंत्र को नहीं दे सकते, जहां हमारे तंत्र में हम उस तंत्र में जी रहे हैं जहां आज आम आदमी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान के लिए तरस रहा है। भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। रुपये का मान निरंतर घट रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर डगमगा रही। आखिर हम अपने तंत्र को, अपने उद्देश्य की, स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का होम किया था, निरंतर होम किया था आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, शताब्दियों की इस गुलामी की दास्ता विदेशी आक्रांताओं से भारत की आत्मसम्मान को रौंदे जाने के बाद जब देश के सपूतों ने
इस स्वाभिमान के संघर्ष को अपने सर्वस्व बलिदान करके प्राप्त किया। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के दबाव में इंग्लैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों ने अपने गुलाम देशों को मुक्त किया, उस श्रृंखला में भारत को भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली। उसमें ये एक गणतंत्र बना। हकीकत क्या है? हम आप अपने यूरोपीय देश जो थे, लुटेरे थे संसार के, भले भी आज सभ्य हो चुके हैं, उन्होंने सारे संसार में लूट खसोट का साम्राज्य स्थापित किया। वहाँ के लूट खसोट की दौलत इकट्ठा करके अपने यूरोप के विकास में लगाया। वही चीज़ें भारत में भी, भारत जो हमेशा सर्वभूत हित प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने को सर्वोच्च करता है, परंतु हमारे देश में जो सत्ता मिली उसके बाद हम देश की दिशा कहाँ लेंगे? चीन को मिली, जापान को मिली, इस्राइल को मिली, हमारे आसपास ही। इस्राइल इतना महत्वपूर्ण, सुरक्षित, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित देश बन चुका है, विकसित देश बन चुका। भारत क्यों लड़खड़ा गया? चीन विकास की दौड़ में हमसे पीछे था, परंतु आज हमसे 200 साल आगे कैसे बढ़ चुका है। जो यूरोपीय देश ये लुटेरे चोर उचक्के थे, वो आज हमारे आदर्श बन चुके हैं। ये सारी चीजें देश के बारे में सोचने के लिए विवश करती है। आखिर हमारा गणतंत्र किस दिशा में बढ़ रहा है? गण का तंत्र, इस गणतंत्र के लिए देश क्यों तरस रहा है, गण क्यों तरस रहा है? एक आदर्श जो रामराज्य की बात की थी, हमारे देश के आम 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की होगी, परंतु हम यूरोपीय देशों की तरह, जहाँ जर्मनी 8 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या वाला जर्मनी हो, फ्रांस 6 करोड़ 66 लाख की जनसंख्या वाला फ्रांस हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, ब्रिटेन हो, ये देश अपने बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देते हैं। वो देश की संपत्ति समझते हैं। वो समझते हैं कि देश के अगर बच्चे अशिक्षित रह गए तो देश के विकास भविष्य अंधकार में होगा। कहने को भारत में भी अब प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी गई, पर वो कागजों में। सरकारी विद्यालयों की स्थिति देश में दर प्रति दर। आम आदमी आज अपने बच्चे को निजी क्षेत्र के स्कूल और चिकित्सालय के मक्कड़ जाल में, चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो भी दम तोड़ रहे हैं। जो अच्छे स्कूल हैं उनमें आम आदमी भर्ती नहीं कर सकता है। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पे मोटी पगार पाने वाले अध्यापक भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ये स्थितियाँ आज सीमांत उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश और सारे तमाम देश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में, प्रांतों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि उसमें शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। शिक्षा का, रोजगार का कहीं साधन नहीं है। रोजगार आम आदमी को मिल नहीं रहा है। निजी क्षेत्र में एक मानक, जैसे यूरोपीय देशों में, अमेरिका में एक मानक मिनिमम, एक न्यूनतम जो वेतन मिलता है कर्मचारियों के कल्याण की, वो भावनाएं देश के निजी क्षेत्र में यहाँ एक आध को छोड़ के कहीं दिखाई नहीं देती, टाटा को छोड़कर।
आम लोगों को किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कानून व्यवस्था इतनी है, न्यायपालिका की स्थिति है, करोड़ों मुकदमे वर्षों तक बिना उसके लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण हो या दिल्ली की नजफगढ़ की दामिनी का प्रकरण हो या देश की राजनीति या मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा देने का मामला हो, ये सब भारत की न्यायपालिका को न्याय देने के तमाम दावों को खुद ही बेनकाब करते हैं। अब इन स्थितियों में आम देश का नागरिक किस प्रकार से बदहाली से और अपना जीवन बसर कर रहा है। आखिर देश के हुक्मरान चीन में जो 9 साल तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा, और 6 साल तक प्राथमिक शिक्षा और अगले 3 साल तक माध्यमिक, उच्च शिक्षा के लिए बढ़े, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर है। हम कितने पिछड़ गए हैं कि कर्नल गद्दाफी, लीबिया के कर्नल गद्दाफी, जिसको पानी पी पी के कोसा जाता था, उसने अपने शासन में 25% से 87% तक साक्षरता ले गए। निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा और संसाधनों का लाभांश तक आम नागरिक। आखिर हमारा देश, कहने को हम 77 साल हो गए, गण का तंत्र, पर गण की भाषा में न रोजगार मिलता है, न उच्च मानक शिक्षा मिलती है, न न्याय मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में नहीं, उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में यहाँ उच्च शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और न्याय मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्याय ही केवल अंग्रेजों की भाषा में, उच्च न्यायालय और न्यायालय 1-2 उच्च न्यायालयों को छोड़कर, और मूल जो ऑथेंटिक माना जाएगा वो अंग्रेजी माना जाएगा। हम अपने 77 सालों में देश को गुलामी, भाषा की गुलामी से मुक्त नहीं कर सके। हम 77 सालों में देश को अपने नाम तक नहीं दे पाए, भारत नाम। आज भी गणतंत्र दिवस मनाते हुए भारत के तमाम दूतावास जितने विश्व में और उच्चायोग जो अंग्रेजों, आज भी वो भारत का नाम नहीं ले रहे हैं, वो इंडिया के नाम से चल रहे हैं, जो अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ नाम है। गुलामी की आज भी भारत के शासक बड़ी बेशर्मी से यहाँ कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल देशों का खेल कराते हैं, उनके स्मारक बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपये, जिन्होंने हमें 2 शताब्दियों तक लूटा, लाखों भारतीय सपूतों को निर्ममता से कत्लेआम किया, भारत को लूटा, खसोटा। उनके यहाँ हम स्मारक बनाए, कोरोनेशन पार्क बनाए और कॉमनवेल्थ के मेंबर बने। अमेरिका भी रहा इंग्लैंड का गुलाम, अमेरिका नहीं रहा कॉमनवेल्थ का सदस्य। पर हमें इतनी एक छोटा सा इतना बांग्लादेश, उसके एक सदस्य को हमने यहाँ पे कहा कि वो आतंकी देश बन चुका है बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि वहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ी को यहाँ IPL में शामिल मत करो, तो उस देश ने इतना एक से चोरी, दूसरा सीना जोरी, कहता है हम नहीं खेलेंगे यहाँ विश्व कप मुकाबला। भारत ये नहीं कह रहा है ये आतंकी देश है पाकिस्तान और भारत। इनको तब तक क्रिकेट खेल में या किसी भी व्यापार में, किसी भी सामाजिक कार्यों में बहिष्कार किया जाएगा, इसे जब तक ये लोकतांत्रिक रूप से सारे सबके साथ सब व्यवहार। वहाँ
अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से निर्ममता से लूट खसोट मारपीट हो रही है, आगजनी हो रही है उनके जीवन, तो भारतीय सरकार यही नहीं है, पाकिस्तान को नहीं कह पा रही, वो खेल रहे हैं। जब स्वाभिमान का भाव नहीं, तो घुसपैठिए करोड़ों लोग भारत में घुस चुके हैं, जो राष्ट्रांतरण के षड्यंत्र को मजबूती दे रहे हैं, यहां दंगा फसाद लूट मार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोर उचक्के और दंगा फसाद कर, उन पे अंकुश नहीं लगा रहे। ट्रंप एक तरफ तो हथकड़ी में बंद भारत के, उनको भारत तक छोड़ रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, उल्टा दलीय केवल चुनावी मोह में मत कर वो अपने वोट बैंक का बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करके ही सीमित हैं, उनको ईमानदारी से उठा के उनके देशों में फेंकने की हिम्मत नहीं कर रहे। यही बात 1947 के बाद देश के में इतने विभाजनकारी अलगाववादी ताकतें सर उठी, उनसे दोबारा देश फिर न जूझे, इस प्रकार की मजबूत हम देश में किस प्रकार का वातावरण, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, संप्रदायवाद का कितना आज आम भारतीय नहीं है। यहाँ कोई जाति है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई अन्य पिछड़ी जाति है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, जैन, सिख। आप भारतीय क्यों नहीं बना पाए? आपने शिक्षा व्यवस्था इस ढंग से नहीं, आपने सारी राजनीति के लिए, ये देखो माघ मेले में हिंदुत्व का जो वो है, माघ मेले किस प्रकार हम कानून नहीं मानेंगे, हम पालकी से जाएंगे, जबरदस्ती लोग मरे तो मरे, हमारे शान में प्रशासन ने रोका तो पूरे देश में सर आंखों पे, और ये नहीं न्याय कानून ने, वो अंदर से सत्ता के मोह में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कह रहा है कि महाअमर, कानून का पालन क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों को इस ढंग से लोगों की जान जोखिम में डालोगे। फिर उनको सर आंखों में, जिन्होंने राम जन्मभूमि की उस पर गोलियां चलाई, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड 94 में इस प्रकार के कृत्य किए, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, जिनकी सत्ता में रही, जिनके इशारे पे ये काम हुआ। आखिर देश के हितों के प्रति कौन जागरूक? चुनाव जीतने या हारने से नहीं, अभी मजबूती से हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहे। यहाँ ये कहा गया भारत का मतलब सत्य की तरफ समर। हम अमेरिका का तक वो एक देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले आते हैं, हम कहते हैं नागरिकों की चिंता। अरे उस कलुषित व्यक्ति का जो दूसरे देश में इस प्रकार से आक्रमण करता है, जो भारत को तबाह करने वाले आतंकियों का संरक्षक बना हुआ है, उसका निंदा तक नहीं कर पाते, नाम तक नहीं ले पाते। हम गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा पाते। हम भारतीय संस्कृति का, हम सबके हित में भारत में जो रहने वाले किसी भी जाति संप्रदाय किसी का हो, चीन ने अपने देश में चीनी राष्ट्रवाद वाला है, हम भारतीय राष्ट्रवाद तक स्थापित नहीं कर पाए, उसमें जातिवाद का प्रांतवाद इस प्रकार का करते। आखिर आदर्श गणतंत्र के लिए भारत का गण कब तक तरस रहा है? 77 साल हो गए। कोई ऐसा सरकार आएगी क्या जो इस गद्दी के मोह से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की बात? अभी 26 जनवरी में हम टैंकों का प्रदर्शन करते हैं, हम अपने सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, परंतु उस शक्ति का सदुपयोग करने का जिस प्रकार से अमेरिका का दबाव था, जिस प्रकार से आतंकी पाकिस्तान भारत के पहलगांव से लेकर पुलवामा से लेकर पुरी से लेकर पठानकोट से लेकर बंबई से संसद से लेकर हमला करता है, उसका मुंहतोड़ हम जवाब ऐसा क्यों नहीं दे पाए कि वो
71-72 की तरह इसके 2 टुकड़े करते हैं। इच्छा शक्ति होती है। हवाई बातों से कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता और रक्षा नहीं होती। इसलिए तमाम ताकतें भी होने के बाद रूस और चीन की तरह, इजराइल की तरह मजबूती से अर्थ आज ईरान झगड़ रहा है। ईरान में बड़े कट्टरपंथी तत्व हों, अंध कट्टरपंथ हो, महिलाओं को इस प्रकार से बुर्कों में बंद करना, उनकी नागरिक अधिकारों का हनन करना, वो गलत है। परंतु अमेरिका को, अपने संसाधनों को अमेरिका को न लुटाना श्रेष्ठ है। ईरान और क्यूबा की तरह मजबूती से अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए भारत में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। तुम्हारे कितनी कुचालें भर के, तुम कितनी आर्थिक शक्ति हो, सामरिक शक्ति हो, अगर निर्णायक समय में अगर आप उसको नहीं लेते हैं, अपने राष्ट्र की भाषा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आज हम भले ही वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, परंतु वंदे मातरम तब होगा जब हम अपने आत्मसम्मान के साथ जीना, अपनी भाषा को, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जो विदेशी भाषा के आक्रांताओं की भाषा को आत्मसात करके अपनी भाषा को जमी दोज करने का काम कर रहा। ये केवल भारत है जहां अपना नाम मिटाया जा रहा है, अपनी संस्कृति मिटाई। आत्मसम्मान के बिना केशव केशव कूके मत कूके आषाढ़। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जरा इस दिशा में चिंतन करें, मंथन करें। यह देश केवल देश के हुक्मरानों का, जनप्रतिनिधियों का, नौकरशाहों का नहीं है, जिन्होंने इस देश को इस प्रकार से लूट खसोट करके बदहाली में डाल दिया। कहाँ चीन, इजराइल, जापान पहुंच गई, जो बर्बादी के बाद भी पुनर्निर्माण में विश्व में अपनी पताका फैला रहे हैं। और कहाँ भारत, जो विश्वगुरु था, जो अध्यात्म का चरम, वहाँ सत्य के साथ खड़े होने का, सत्य बोलने का, सत्य पथ पे चलने का हिम्मत तक नहीं। ये बहुत, हमें अपने देश के हर नागरिक को, हमारा देश का एक नागरिक भी शिक्षा से वंचित हो, चिकित्सा से वंचित हो, न्याय से वंचित हो, रोजगार से वंचित हो, ये देश के शासकों के लिए शर्म की बात है। इसलिए एक आदर्श गणतंत्र तभी साकार होगा चाहे हम कितने धूम धड़ाके से बड़ी आर्थिक परचम लहराएं, परंतु जब तक आम जन कल्याण का राज्य नहीं होगा तब तक ये, क्योंकि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, सर्वभूत हिते रथ की कल्पना। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे आशा है आने वाले समय में देश की संतति, देश के नौजवान इस दिशा में सोचेंगे। हम कहाँ पहुँच गए? जातिवाद के गर्त में, संप्रदायवाद के गर्त में, क्षेत्रवाद के गर्त में। आखिर वो राष्ट्र भारत कहाँ है? भारत उत्कृष्ट भारत भव, जिसके लिए देश के लाखों सपूतों ने अपना बलिदान दिया। वीर चंद्र से लेकर भगत सिंह से लेकर नेता सुभाष चंद्र बोस से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर रानी की झांसी, इन तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह, कि हमारी हिंद के चादर पे कोई की रक्षा करना है, देश के सम्मान की रक्षा करना। आज वो सम्मान की रक्षा करने में हम कहाँ हैं? पदलुलू, भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि, नौकरशाह, अगर इनकी चीन के शासकों की तरफ यहाँ पर भी निष्पक्ष तंत्र होता तो यहाँ की अधिकांश नौकरशाही जनप्रतिनिधि जेलों की सलाखों में होते हैं और राष्ट्र बहुत मजबूती से आगे बढ़ता। जय हिंद, जय भारत।